लाल सलाम। लाल सलाम को लाल देखने, सलाम। सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। खासतौर पर फांसीवाद के गहराते संकट को लेकर हमने कई कई कोणों से बात की है। पिछले दिनों लोकसभा का मुख्य चुनाव 2024 का, इस चुनाव का परिणाम तो हमारे सामने है, लेकिन इस परिणाम का संदेश क्या है, संकेत क्या है, और आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव परिणाम से क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या हमारी चिंताएं हैं, और इस चुनाव का हमने क्या सबक लिया, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर एक बार हमारे समय के वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, मार्क्सवादी चिंतक कॉमरेड गिरीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड गिरीश शर्मा जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। जी जी। लाल सलाम। जी कॉमरेड, तो मैंने जैसा कि कहा कॉमरेड गिरीश शर्मा जी, लोकसभा चुनाव का परिणाम सामने है। किसी को भी मेजॉरिटी मिल नहीं पाई। वो जो बहुत ढोल धमाका हो रहा था, मोदी की गारंटी, मोदी का नाम, ये सारी बातें ध्वस्त हो गई। वो लोग जो 400 पार की बात कर रहे थे, वो 240 के पार भी पहुंच ना पाए। अब जैसे तैसे, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो सब तामझाम चल रहा है। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पे विस्तार से आप बताएं कि इस चुनाव का संदेश क्या है, परिणाम क्या है, इस चुनाव में विपक्षी दलों के गठबंधन को अगर सफलता मिली तो किस तरह से मिली, इस गठबंधन में वामपंथी पार्टियों की भूमिका क्या है, और इस चुनाव में चुनाव आयोग की जो एक कमजोर, संवेदनहीन भूमिका रही, उसके बारे में, और आने वाले समय के क्या संकेत और क्या संभावनाएं, क्या हमारी चिंताएं हैं, मैं चाहूंगा विस्तार से आप बताएं। आपका स्वागत है कॉमरेड गिरीश शर्मा जी। जी धन्यवाद शैली जी। जी अरसे बाद ये ऐसा लोकसभा का चुनाव है जिसके परिणाम चौंकाने वाले तो हैं ही हैं। इसकी समीक्षा अभी लंबे समय तक की जानी है। अभी ये एक दो दिन तक समीक्षा का विषय नहीं है। हम सबको बहुत गहराई तक जाकर के समीक्षा करनी है। और वो इसलिए कि ठीक कहा आपने कि जो बीजेपी ने बितंडा खड़ा किया था, अब की बार 400 पार के आगे भी कोई संख्या नहीं, 543 भी हो सकते थे। और लग तो ऐसा रहा था कि 543 की लोकसभा में 600 लाने की बात कर रहे हैं। तो उनको इस चुनाव ने धराशायी कर दिया। बीजेपी को 234 सीटें मिली और पूरे एनडीए को टूटा फूटा जो सब जोड़ा हुआ है उन्होंने, उसको 292 सीट मिली। शेष जो सीटें हैं विपक्ष और इंडिया गठबंधन को मिली हैं। इसका मुख्य कारण मैं जो समझता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की फासीवादी, विभाजनकारी और कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, उसको जनता ने ठुकरा दिया है। पहला मूलतः और मोटा मोटा कारण तो यह है। दूसरे, इस चुनाव में मैं ये देख रहा था कि मुद्दे बहुत गहराई से हावी थे। और सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो बेरोजगारी का मुद्दा था। किस हद तक बेरोजगारी है, वो जो फौज में उन्होंने अग्निवीर योजना लागू की हुई है, वो मुद्दा थी। भर्ती जाम, केंद्र से लेके राज्य सरकारों ने जो भर्तियां बंद कर रखी हैं, वो भी मुद्दा था। फिर बार बार विद्यार्थी परीक्षाएं देते हैं जॉब के लिए, पेपर लीक हो जाते हैं, स्टे आ जाता है, इसमें सरकार का मुखर रोल होता है, ये मुद्दा था। और तीसरा ये था कि जो नया रोजगार इस सरकार ने बना के खड़ा किया है, वो है संविदा कर्मी। कहीं 6,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, एक 7 किलो की बंदूक कंधे पर रखे, MA BA पास बीटेक नौजवान किसी कारखाने के गेट पर, बैंक के गेट पर बैठा है, बहुत ही कम तनख्वाह पर। ये सारे मुद्दे बेरोजगारी से जुड़े हुए इस बार इस चुनाव में थे। और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा था।
चुनाव से पहले आपने 200 1150 के सिलेंडर के 950 कर दिए। लोग मूर्ख नहीं है। पेट्रोल 100 के पास है, डीजल 90 के आसपास है, और इन सब के महंगे होने से सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। तो जितनी खाद्य पदार्थ, जीवन यापन की चीजें, उसके दाम बढ़े हुए थे। ये एक बड़ा मुद्दा था। भ्रष्टाचार का नैरेटिव बीजेपी ने यह गढ़ा था कि ये विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं और उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब खड़े किए थे। और जो भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में आ जाता था उसको माफ कर दिया जाता था। इस भ्रष्टाचार के इस नैरेटिव को जनता ने नकार दिया। राफेल के मामले पर, पेगासस के मामले पर, नीचे के स्तर पर पुलिस प्रशासन में जो भ्रष्टाचार 5 गुना बढ़ गया है, उसको लोगों ने समझा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा गढ़े गए नैरेटिव को नकार दिया। अगर वो नैरेटिव जनता ने माना होता तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक श्री बाबू सिंह कुशवाहा हैं जिन पर महाभ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनको भी जनता ने समाजवादी पार्टी से जिता दिया। तो बीजेपी का ये मुद्दा खत्म हुआ, उसको नहीं माना। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पब्लिक सेक्टर को लगातार बेचा जा रहा था, वो किसानों के जो सवाल थे उनकी नजरअंदाज किया जा रहा था, और किसानों को जो, मजदूरों को जो उनके अधिकार छीन ले गए और उनको बिल्कुल दया का पात्र बना के छोड़ दिया है, ये सारे मुद्दे भी थे। तो कारपोरेट्स अंबानी और अडानी को किस तरह से मालामाल किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे थे। और एग्जिट पोल के जरिए शेयर मार्केट को उछाल दे करके किस तरह से ये हुआ, एक दो कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया, ये सब चीजें लोगों के जहन में थी कि ये सरकार कारपोरेट्स की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है। और इस बार पुलवामा जैसा कोई कांड हो नहीं पाया जिस पर वो वोटों की इमोशनल वीक मांग सकते थे। राम मंदिर, वाराणसी, मथुरा, धर्म और जाति के नाम पर जो राजनीति चली थी वो धनपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए थी। जनता अब बहुत समझदार हो गई है। उन्होंने अयोध्या में भी हराया, उन्होंने चित्रकूट में जो राम से जुड़ा हुआ है वहां भी हराया, रामटेक में भी हराया। और अगर विपक्षी गठबंधन की तैयारी अच्छी होती तो मोदी जी वाराणसी में भी हार सकते थे। हालांकि अभी भी खबरें आ रही है कि वो बेईमानी से हारे हैं। अब एक सवाल उठता है कि आखिर भाजपा की ये पराजय हुई क्यों? मैं समझता हूं जो चुनाव अभियान का सारा ताना बाना था वो मोदी के इर्द गिर्द रचा गया था, और मोदी जी की विश्वसनीयता अब बिल्कुल खत्म हो गई है। और मोदी जी भी अपने ही इर्द गिर्द सारी बातें कर रहे थे, मोदी की गारंटी, ये सब मोदी के पीछे पड़े हैं, मोदी आएगा तो विश्व में तहलका मच जाएगा, पाकिस्तान में मातम बनेगा। तो इस नैरेटिव को लोगों ने धराशायी कर दिया। अनेक जगह पुराने सांसदों को टिकट दे दी, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया, लोगों ने हरा दिया। जो इन्होंने रोना रोया था, हमने बहुत मकान बनाए हैं, शौचालय बनवाए हैं, 5 किलो राशन दिया है, किसानों को सम्मान निधि दी है, ऐसी तमाम योजनाओं ने जनता के जीवन स्तर को नहीं उठाया। वो मात्र ठहराव और ढिढोरा पीटने की बातें साबित हुई। उस कारण भी बीजेपी हारी। और इस बीच गरीबी अमीरी के तमाम, इस बीच अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से आंकड़े आए, गरीबी अमीरी के बीच की खाई बहुत बड़ी है और 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोग गरीबी की सीमा के नीचे पहुंच गए हैं। ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ काम कर रहा था। भाजपा में आपसी फूट भी थी, और जो भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग करके गठबंधन तैयार किया था जातियों का, उसमें इस बार सेंध लग गई। और जो विपक्ष का और इंडिया गठबंधन है उसने भी चुनौती दी, मुद्दों की राजनीति की, खासतौर पर आरक्षण, जातीय जनगणना, सोशल इंजीनियरिंग, और वो जो
बेरोजगारी से संबंधित, किसानों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित मुद्दे थे। इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन, वामपंथी दलों और दूसरे दलों ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही इंडिया गठबंधन, अगर मैं कहता हूं सत्ता से दूर रह गया कुछ, तो इसके पीछे इंडिया गठबंधन की भी कमजोरी है। अगर उसे प्रभावी बनाया होता, जैसे मध्य प्रदेश में 29 सीटें पूरी की पूरी भाजपा ले गई, 100% जितनी पर चुनाव हुआ। अगर 1-2 सीटें वहां सीपीआई वामपंथ को छोड़ी गई होती, मामला अलग होता। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो 2% वोट की मालिक है, वो और कांग्रेस अकेले ही लड़ते रहे। ये चुनाव तो जनता ने लड़ा है, तो उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें मिल गई इंडिया गठबंधन को। लेकिन अगर इसमें सीपीआई को भी जोड़ लिया गया होता तो इंडिया गठबंधन की तस्वीर दूसरी होती। राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटका, ये वो सारे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सारे राज्य हैं जहां इंडिया गठबंधन को तरजीह नहीं दी गई। और जो दल भाजपा की बैसाखी बने, उदाहरण के तौर पर बसपा, वो भाजपा की बैसाखी बन के काम कर रही थी, उसको लोगों ने ऐसा धक्का दिया कि वो देखती रह गई। मैं इस चर्चा में विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया की उपलब्धियों को भी जरूर लाना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात ये हुई है, नफरत के खिलाफ सौहार्द की जीत हुई है। नफरत के खिलाफ सौहार्द की राजनीति की जीत हुई है। 30 साल से हमारा देश जिस सांप्रदायिक विद्वेष की आग में जल रहा था, लोगों ने उसके मुंह पर तमाचा लगाया है और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए रास्ता हमवार हुआ है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार के दावे किए थे, उनको भी लोगों ने तार तार कर दिया। अब वो इसकी बात भी नहीं कर रहे। और जो खतरा, सबसे बड़ा खतरा था कि वो संविधान जिसकी प्रस्तावना में समाजवादी है, जिसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है, उन दोनों को हटा करके वे एक हिंदू अरिस्टोक्रेसी लाना चाहते थे संविधान बदल करके। जनता ने इसको बहुत गहराई से महसूस किया और बहुत करारे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जवाब दिया। और सरकार बनाने के लिए जो वो तोड़फोड़ कर रहे थे दलों में, उसके भी खिलाफ जवाब दिया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन ने ये जो फैसला लिया है कि हम तोड़-फोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे, ये भी, इसको भी मैं उचित समझता हूँ। इसके साथ ही से चर्चा में मैंने बात की है, लेकिन मैं और शिद्दत से कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन ने वाम दलों को महत्व दिया होता तो उसकी तस्वीर और अच्छी होती, क्योंकि वाम दलों के पास हर जगह आधार है। उसके पास समर्पित और संजीदा कार्यकर्ता हैं जो वैचारिक रूप से परिपक्व हैं। वो बिना किसी लालच के जमीनी स्तर पर चुनाव अभियान चलाते हैं, उसको नजरअंदाज किया गया। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में नजरअंदाज किया गया था। उसके नतीजों से भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया, उनको नजरअंदाज किया गया। और उत्तर प्रदेश में भी जहां वामपंथी दलों की करीब 1 दर्जन सीटों पर मजबूत स्थिति है और हर लोकसभा क्षेत्र में 10,000 से लेके 20,000 तक वोट हैं, उनको नजरअंदाज किया गया। और इस उपेक्षा के बावजूद भी वामपंथी दलों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उतनी मजबूती से काम किया। जहां हम नहीं लड़ रहे थे, उन सीटों पर हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और एक मैं और यहाँ बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारे वामपंथी दलों के भी कुछ दल हैं जो बहुत अवसरवादी हैं।
वो जिन जगहों पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव लड़ रही थी, वो वहां जानबूझ करके बुर्जुआ पार्टियों के चुनाव अभियान में लगे थे, ताकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कहीं अच्छे वोट न पा जाए और प्रतिस्पर्धा में वो पिछड़ न जाए। इस तरह के वाम दलों को भी हमें उनको नजर में रखना है और उनके बारे में विचार करना है, उनको नसीहत देनी है और उनसे थोड़े कठोर रिश्ते हमको अपनाने हैं। इस पूरे चुनाव में अगर हम चुनाव आयोग की भूमिका की बात नहीं करेंगे तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये पहला लोकसभा का चुनाव है जो एक ऐसे चुनाव आयोग के अंतर्गत लड़ा गया है जो चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी सरकार के द्वारा गठित है। जो इससे पहले के चुनाव आयोग होते थे उसके चयन की व्यवस्था में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी भूमिका होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इस व्यवस्था को पलट दिया और एक ऐसी व्यवस्था बना दी जिसमें चुनाव आयोग का गठन पूरी तरह से मोदी सरकार के हाथ में आ गया। तो जिसका बनाया हुआ है उसका काम तो आयोग करता है, कोई भी करता है, आयोग ने भी किया। और उन्होंने क्या किया, मोदी जी सांप्रदायिक भाषण देते रहे, विपक्ष के नेताओं को आचार संहिता छोड़ करके तोड़ करके गालियां देते रहे, अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे, धर्म का इस्तेमाल करते रहे, गुफा में जाके बैठ गए, गंगा में जाके खड़े हुए। इस पर चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जगह जगह आचार संहिताओं के उल्लंघन हुए, कोई कार्रवाई निर्वाचन आयोग ने की। जो नोटिस मोदी को जाना था वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को भेज दिया गया। आप समझ लीजिए कितना सापेक्ष और कितना तरफदार था भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव आयोग। पोल हर बार जब वोट पड़ते थे, इवन मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब वोट बैलेट से पड़ते थे, तब भी शाम को आंकड़े आते थे और अगले दिन दोपहर तक फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग जारी कर देता था और इसके लिए वो एक प्रेस वार्ता करता था। इस बार जब हाई टेक्नोलॉजी है, एक बटन दबाने पर सारे आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, कंप्यूटर का बटन दबाने पर। लेकिन चुनाव आयोग ने पहले चरण के मतदान के 13 दिन बाद, दूसरे चरण के मतदान के 7 दिन बाद फाइनल आंकड़े घोषित किए और ये पहले दिन को जारी किए गए आंकड़ों से 6%, 6.5% ज्यादा थे। इससे लोगों का शक गहराया कि चुनाव आयोग आंकड़ेबाजी में परिवर्तन कर रहा है। और प्राइवेट वाहनों में जो ईवीएम मिली, भाई क्यों मिली? बाद में कलेक्टर साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बात है, कलेक्टर साहब ने कहा चूक हो गई। चूक नहीं थी भाई साहब, ये जानबूझ के ईवीएम ले जा रही थी। ईवीएम की विपक्ष ने बड़ी रक्षा की, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ कि मेरे मोबाइल में अगर पेगासस से वायरस डाला जा सकता है तो ईवीएम में कहीं बैठ करके आंकड़ों को टेम्पर कैसे नहीं किया जा सकता, चेंज कैसे नहीं किया जा सकता? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी धन का अक्षय प्रयोग कर रही थी, अंबानी अदानी के लिए काम कर रही है। उनके जमाने में उनकी संपत्तियां काफी हद तक पहुंची गई हैं, तो उनसे उन्हें काफी पैसा मिला। इलेक्शन बॉन्ड में भी उनकी पोल खोल के रह गई, उनका जो चेहरा था कि वो हम बड़े चरित्रवान हैं, वो सब सामने आ गया। तो मैंने ये देखा, एक कहावत है, रावण रथी विरथ रघुवीरा, कि पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास दौलत का अंबार था, सैकड़ों हेलीकॉप्टर थे, लेकिन जो विपक्ष था, इंडिया गठबंधन था, गोया के उनके भी नेता पैदल तो नहीं घूम रहे थे, हेलीकॉप्टरों में भी वो घूम रहे थे, लेकिन साधनों में वो उसके सामने कहीं नहीं ठहरते थे और लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं नहीं था। और प्रसंगवश मैं यहाँ बता देना चाहता हूं कि मेरा
रिश्ता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे और कहीं हो, जो प्रत्याशी लड़ रहे थे वो बिल्कुल जितना खर्च आजकल ग्राम प्रधानी के चुनाव में होता है उतने खर्चे में वो लड़ रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश की बात समझ रहा हूं, बता रहा हूं आपको। 6 सीटों पर हम लड़े, अधिकतर सीटों पर हमने 1 लाख रुपए भी खर्च नहीं किया। देश की जनता को इस बात का नोटिस लेना चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी जो किसान मजदूर गरीबों की पार्टी है, आज भी अपनी नैतिक पवित्रता को बचाई हुई है और जनता के 1-1, 2-2, 5-5 रुपए से चुनाव लड़ती है। बहुत कम पैसे से वो चुनाव लड़ती है और अपनी पवित्रता को बचाई हुई है। इसका नोटिस जनता को लेना चाहिए। इसी तरह अखबारों में विज्ञापन आ रहे थे और मोदी जी जब से राष्ट्रीय राजनीति में आए, जिस दिन मतदान हो रहा होता है उस दिन सवेरे से ही मतदान वाले क्षेत्रों के अगल बगल कहीं पास के क्षेत्रों में वो रैलियां करते हैं और टीवी चैनल से वो लाइव प्रसारित होती है। मतदाता वोट के लिए जाते जाते प्रभावित होता है, लेकिन चुनाव आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। मतदान के दिन अखबारों में 4-4 पेज के फुल विज्ञापन आते हैं, निर्वाचन आयोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। और मतगणना में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है। अभी हमारे उत्तर प्रदेश के बांसगांव में जो कांग्रेस हारी है, वो उस जो गड़बड़ी की गई है मतगणना में उसके खिलाफ कोर्ट जाने की बात कर रही है। बनारस में भी ये आवाजें उठ रही हैं कि जितना वोट पड़ा है मोदी जी और सबका मिला के उससे ज्यादा वोट निकला। और मैं अलीगढ़ की बात कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में कि काउंटिंग के आखिरी चरण तक समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा था और आखिरी काउंटिंग के दौर में उसे हरा दिया गया। तो इस तरह से निर्वाचन आयोग की जो गतिविधियां हैं वो भी हमारे सामने आई कि वो निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष है, वो पक्षधर है। इसलिए यहाँ मैं प्रसंग बस ये कहना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू किया जाना चाहिए। जी ठीक है। मैं इस वक्त इसके बाद लोकसभा चुनाव परिणाम के जो नतीजे हैं क्या सबक इससे लिए जा सकते हैं, यद्यपि इस पर आगे बहुत आगे चर्चा होगी, लेकिन इतने दिनों के भीतर जो चर्चा हुई है और मैंने जो अपने स्तर से मंथन किया है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव से बड़े गंभीर सबक हमको मिलते हैं। पहला तो ये कि फर्जी मुद्दों, विभाजनकारी राजनीति और लालीपापी योजनाएं, यानी योजनाओं का जो लालीपाप दिखाया जाता है, ये बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। आखिर जनता को एक न एक दिन ये ढकोसला समझ में आ जाता है। ये एक सबक है, भारतीय जनता पार्टी को भी लेने की जरूरत है और इंडिया गठबंधन के घटक दलों को जो आज नहीं तो कल सत्ता में आएंगे ही आएंगे उनको भी सबक लेने की जरूरत है। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या नैरेटिव गढ़ा गया और लाखों करोड़ों दीपक जलाए गए अयोध्या में, राम दीपक। मोदी जी को राम से बड़ा बना के खड़ा कर दिया गया कि वो एक बाल राम की उंगली पकड़ करके जा रहे हैं और गाना गाया चला दिया गया कि वो मेरी झोपड़ी में राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बीजेपी वाले कभी झोपड़ी में गए नहीं, झोपड़ी में पैदा नहीं हुए, धनाढ्य लोग हैं, तो उन्हें ये मालूम भी नहीं बेचारों को कि झोपड़ी में आंगन नहीं होता, झोपड़ी झोपड़ी होती है। वो झोपड़ी गाय की जिसमें आंगन भी हो, चबूतरा भी हो, लेकिन उन्होंने अंगना सजा दिया, राम आएंगे मेरी झोपड़ी में तो अंगना सजा देंगे। ये मथुरा, काशी, अयोध्या, सारी मस्जिदों की जड़ में मंदिर खोजने का अभियान,
पाकिस्तान, पाक अधिकृत कश्मीर, ये सारे अभियान जो अक्सर पहचानते हैं, टोपी वाले पाकिस्तान और शहजादे जीतेंगे तो टोपी वाले खुश होंगे, ये सारा जो नैरेटिव गढ़ा था वो भारतीय जनता पार्टी का कुप्रयास जनता ने ठुकरा दिया। ये देश कबीर, नानक, गौतम, रहीम, रसखान का देश है, विविधता में एकता वाला देश है। और आजादी के आंदोलन ने जो एकता खड़ी की थी उसकी विरासत आज भी जिंदा है। इसलिए जो मध्यकालीन शासकों के जो हथकंडे थे उनसे जनता को एक बार बरगलाया जा सकता है। कहते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, मोदी जी की तो 2 बार चढ़ चुकी। तो ये भी एक सबक है कि ये सारे मुद्दे शायद उन्हें अब छोड़ने पड़े। और संविधान बदलने की जो बात थी, राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की जो बात थी, एक देश एक चुनाव की जो बात थी, हिंदू राज्य स्थापित करने के जो मंसूबे थे वो जनता ने चकनाचूर कर दिए हैं। और विभाजनकारी मुद्दों को दरकिनार करना ही होगा। और विकास, जन सापेक्ष विकास ये नहीं बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जनता के ऊपर वाहनों में जलने वाला फ्यूल, वाहनों पर 12 टैक्स लगा करके जो एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं और गांव कस्बों जिलों की सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की उपेक्षा करके एक जिला एक उद्योग के नाम पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को जो पैसा बांटा गया है और उसको छूट दी गई है, ये नैरेटिव भी जनता ने ठुकरा दिया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का पर ध्यान देना होगा, पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना होगा। और ओल्ड पेंशन एक बड़ा मुद्दा था, मनरेगा का बजट और उसके द्वारा रोजगार एक बड़ा मुद्दा था। लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि मनरेगा का धन बढ़ाया जाए और पर्यावरण की रक्षा के लिए वृक्षारोपण और वृक्षों को बचाने का जो काम है वो मनरेगा के द्वारा चलाया जाए। ये बहुत सारे सबक हमें इस चुनाव से मिले हैं और इस चुनाव से के परिणामों ने भविष्य की चुनौतियां भी निर्धारित करनी है। काफी सोच समझ के हमें चलना होगा और बीजेपी को भी इन चुनौतियों का सामना करना होगा। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अब वो दूसरों के समर्थन पर पूरी तरह टिकी है और दूसरों के समर्थन पर टिकी होने के कारण अब उसको सोच समझकर सरकार चलानी होगी। जिस मुस्लिम आरक्षण पर मोदी जी बहुत तगड़ा हमला कर रहे थे, चंद्रबाबू नायडू 4% मुस्लिम आरक्षण दे चुके हैं और उन्होंने उनकी पार्टी के नेताओं ने इस बात को एसर्ट किया है कि वो 4% आरक्षण जरूर देंगे। तो अब बीजेपी को कदम कदम पर समझौते करने होंगे, झुकना पड़ेगा। और विदेश में उन्होंने जो विदेश के नाम पर विदेशों में भले ही कोई उन्हें बहुत न पूछ रहा हो, लेकिन अमेरिका में उन्हें कोई रिसीव करने तक नहीं आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि विदेशों में उनकी पूजा होती है। ये नैरेटिव अब छूटता चला जा रहा है और विपक्ष के लिए संदेश ये है कि विपक्ष के सांसद को संसद से लेके सड़क तक संघर्ष करना होगा। बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, शिक्षा और स्वास्थ्य के सेवाओं के विस्तार के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, दलितों, किसानों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों के सवाल पर, महिलाओं के उत्पीड़न के सवाल पर आवाज उठानी होगी। संसद में भी आवाज उठानी होगी और सड़क पर भी आवाज उठानी होगी। और जो बुलडोजरवाद चल रहा था जैसे उत्तर प्रदेश में, उसको जनता के जनवाद और जनवादी आंदोलनों से उसको हमें चुनौती देनी होगी। और जो विपक्षी दल
जैसे मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी है, 5 साल सड़कों पर उतरी नहीं। ऐसे विपक्षी दलों को अब घर बैठे रह करके काम नहीं चलेगा। अगर जिन मुद्दों पर जनता ने उन्हें वोट दिया है उन मुद्दों को लागू कराने के लिए वो एनडीए सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं उतरते हैं तो निश्चय मानिए जनता फिर उनसे सवाल करेगी, जनता उनसे फिर सवाल करेगी। और भाजपा की जो डबल इंजन सरकार द्वारा पैदा किए हुए भय को हमको जनता के दिल से निकालने के लिए प्रयास करना ही होगा। एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मीडिया ने इन 10 सालों में सारी हदें पार कर दी हैं और उनको उसका नाम लोगों ने गोदी मीडिया रखा हुआ है। पूरी तरह से जो कारपोरेट आधारित मीडिया है वो मोदी का भोंपू है, वो मोदी के लिए काम करता है, विपक्ष को सप्रेस करता है। तो इसका उपाय अब सोचा जाना चाहिए। इंडिया गठबंधन को चाहिए कि वो अब ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करे कि जो गोदी मीडिया है, जिसको मैं मोदी मीडिया कहता हूं, उस मोदी मीडिया का जो धनाढ्य लोगों के हाथों में फंसा हुआ है और उनकी राजनीति चलाने वालों को ही वो प्रचारित करता है, तो इंडिया गठबंधन को उसके भीतर शामिल वामपंथी दलों को मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, ये धनाढ्यों के चंगुल से मुक्त हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक जैसे भी चला इंडिया गठबंधन, एक तरह से वो कैजुअल वे में चला। जब विधानसभाओं के चुनाव थे तो जब घटक दलों के लोगों ने कहा कि हमको भी एडजस्ट करो, तो खड़गे साहब ने कह दिया ये तो लोकसभा के चुनाव के लिए बना है, इसमें विधानसभा में आपको एडजस्ट करने की आवश्यकता हम नहीं समझते। लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव आया तो मैंने अभी गिनवाया किन किन राज्यों में कांग्रेस ने वामपंथी दलों को, अन्य दलों को किनारे कर दिया और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसी एक ट्रेडिशनल परंपरागत पार्टी जो आजादी की लड़ाई की कोख से निकली उसको नजरअंदाज कर दिया। और इस तरह ये जो नतीजे आ सकते थे, ये नतीजे और बेहतर आ सकते थे। और हम लोग एक सपना देख रहे थे कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, उस सपने को पूरा किया जा सकता था। ये सपना अगर पूरा नहीं हुआ तो इसके लिए इंडिया गठबंधन के जो मुख्य दल हैं उनकी रणनीति भी किसी हद तक जिम्मेदार है। मैं इस चुनाव को उलट पुलट करने का सहारा से जनता को देता हूं। मैंने शुरू से लेके आखिरी दौर तक वाच किया कि पूरा चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता थी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, यहां तक कि जो भाजपा के आधार कहलाते क्षत्रिय, सवर्ण लोग, ब्राह्मण लोग, उन्होंने भी संविधान बचाने के लिए, रोजगार के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और इंडिया गठबंधन को वोट दिया। ये शैली जी इस पूरे चुनाव का मंजर है जो हमारे सामने आया है। मैंने पहले ही कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इसकी समीक्षा बहुत दिनों तक होती रहेगी। ये बड़ा ही विलक्षण चुनाव है। मैं समझता हूं 1970 के चुनाव से भी बहुत ही ज्यादा विशिष्ट चुनाव है, इसलिए इसकी समीक्षा भी गहराई तक जाकर हमको करनी पड़ेगी, करनी चाहिए। जी कॉमरेड, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत गंभीरता से और पूरी वैज्ञानिक समझ के साथ परिदृश्य को आपने सामने रख दिया। और ये बात आपने कहा कि इस चुनाव में नफरत की राजनीति पराजित हुई है और फासीवाद के खिलाफ जनता का प्रतिरोध और ज्यादा मजबूत हो सकने की और लोकतंत्र को बचाने की संभावना
बची हुई है, ये इस चुनाव का बहुत बड़ा संदेश है। तो कॉमरेड, आपको तहे दिल से शुक्रिया, हम सब आपको लाल सलाम करते हैं। कुछ दिनों बाद फिर हम लोग इस तरह के मुद्दे पे आपसे बात करना चाहेंगे। और इस चुनाव में सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों का घमंड, अहंकार इस देश की जनता ने ध्वस्त किया है, ये भी इस चुनाव का बहुत बड़ा संदेश है। तो लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। लड़ेंगे और जीतेंगे, इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। आपका भी धन्यवाद सैली जी, आपका बहुत बहुत जी, लाल सलाम जी।